चंद्रयान 3 का मिशन इस वक्त चांद पर है और लगातार वहाँ से ऐसी जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, इसरो बार बार उन्हें अपने सोशल मीडिया पर डाल रहा है और बहुत ही दिलचस्प जो इमेजरी है हम देख रहे हैं रोज़ विक्रम लैंडर की और जो प्रज्ञान रोवर की है। अ, जो एक्सपेरिमेंट्स भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कर रहा है, उसके मायने क्या हैं? ये सब समझने के लिए हम बात करेंगे नीरज देसाई जी से। तो यहाँ पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं। सर, पहले तो बताइए कि अब जो एलिमेंट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे इसरो भी बता रहा है कि क्रोमियम, ऑक्सीजन और सल्फर जैसे जो एलिमेंट्स वहाँ पर मिल रहे हैं, ये जो दक्षिण ध्रुव पर मिल रहे हैं चांद की सतह पर, कितना महत्वपूर्ण है कि भारत ने और एक हमारे चंद्रयान 3 मिशन में ये सारी डिस्कवरीज हो रही हैं? ये जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछली बार जब हम ऑब्जर्वेशन करते थे तो ऑर्बिटर के द्वारा करते थे कि ऊपर से 100 किलोमीटर के ऑर्बिट से जो भी ऑब्जर्वेशन हुए कैमरा द्वारा या रडार द्वारा, तो उसकी हमको इन्फॉर्मेशन माहिती मिलती थी। और इस बार क्योंकि हम धरती की वहाँ की चंद्र की धरती की टच में हैं, इन सिटू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो कोरोबरेट करेगा कि पहले जो फाइंडिंग्स हुए थे ऊपर रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट से और इन सिटू इंस्ट्रूमेंट उससे कितना सहमत होता है कि कितना उससे डिफरेंट है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हमको मिल गया है, वो तो पहले भी अन्य मिशनों ने भी जहाँ पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इन सिटू, बट मोस्टली वो सब इक्वेटर पे हुए थे क्योंकि सब लोग वहीं गए थे। पहली बार कोई साउथ पोल पे गया है, तो इस तरह से इसका महत्व अलग है कि साउथ पोल पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो उसकी रॉक्स है या ज़मीन है, सॉइल में ये तत्व मिले हैं जो पहले भी अन्य जगह मिल चुके हैं चंद्र की धरती पर। तो इस तरह से कोई नया नहीं है, बट नया ये है कि दक्षिणी ध्रुव पे मिल रहा है। तो मोरलेस जो कंपोजिशन है पूरे उसके रॉक्स का या सॉइल का, तो वो सिमिलर नेचर पे, और खासकर सल्फर का जो बार बार जिक्र हो रहा था, वो सल्फर की जो डिस्टिंक्ट बोलते हैं जिसको, एकदम जो दिखाई देती है हमको सीधी, उसकी स्पेक्ट्रल लाइन वो इसमें प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। ये ऑब्जर्वेशन जो लिप्स में से मिला हमको, जो पहले उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी अन्य इंस्ट्रूमेंट से, जो जिन भी लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किए थे इक्वेटर पे, तो ये उसका एक अलग उसका महत्व हो सकता है। बट आगे अभी काफ़ी एनालिसिस और उसका विश्लेषण करना है, जिसके बाद ही कुछ कि उसका सही उससे अलग क्या है, उससे क्या इम्पोर्टेंस है, वो पता लग पाएगा। तो बट ये जो ऑक्सीजन मिलने की बात है और हाइड्रोजन को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं, इससे जोड़कर अगर मैं पूछूं आपसे कि लाइफ ऑन मून या ये जो एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है, इसको लेकर क्या हमारे पास इस वक्त जानकारी है? तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक मून पे लाइफ होने के अभी तक तो किसी को ऐसे संकेत मिले नहीं हैं। इतने जो भी मिशन गए हैं लगभग पिछले 54 सालों से मून एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो उस तरह से कोई लाइफ के चिन्ह या जीवन के चिन्ह तो नहीं मिले हैं। बट अलग अलग तरीके से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जीवन पनप सकता है कि नहीं, वहाँ पे हो सकता है कि नहीं भविष्य में। तो कोई भी जीवन पनपने के लिए जैसे कार्बन का होना ज़रूरी है, फिर पानी का होना ज़रूरी है, जो जो एलिमेंट्स हैं हम देखते हैं। जैसे मार्स पे हम मीथेन की खोज देख रहे थे कि उस तरह से कुछ जीव, कहीं जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, जिसके कारण इस तरह के संकेत मिले, जो अभी तक तो प्राप्त नहीं हुए हैं। बट उसको देखते हुए कि ये स्ट्रेस एलिमेंट जो मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, तो जैसे पहले हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल की खोज हमारे चंद्रयान 1 मिशन में मून मिनरल मैपर द्वारा की गई थी, और उसके बाद कई और इंस्ट्रूमेंट ने बाद में इसको कोरोबरेट भी किया चंद्रयान 1 में और चंद्रयान 2 में हमारे रडार और कैमरा द्वारा। तो ये सब देखते हुए इस बार हमारी कोशिश ये थी कि साउथ पोल पे अगर कुछ नया है क्या, खासकर क्योंकि वहाँ क्रेटर और बोल्डर बहुत है, तो क्रेटर की रिम पे कहीं फ्रोज़न आइस हो, तो उससे कुछ पानी उत्पन्न किया जा सके भविष्य में कुछ प्रोसेस करके। तो ये सब अलग अलग संभावनाएं देखते हुए हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल मिल चुका है पहले, और अभी जैसे ऑक्सीजन के ट्रेस भी उसमें तो थे ही ज़मीन में।
तो हाइड्रोजन का भी अगर ट्रेस पता लगता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का भी अगर जैसे सल्फर का हमको पता लगा ऐसा, तो उसकी खोज जारी है। तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल के कभी हम पानी उत्पन्न कर पाएँ वो ज़मीन में कुछ प्रोसेसिंग करके, तो वो एक संभावना को देखते हुए उसकी शोध या परीक्षण चालू है। तो अभी तो बहुत दूर की बात है, अभी तो जस्ट एलिमेंटल लेवल पे हम देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कि क्या क्या अवेलेबल है, जिससे उसमें संशोधन करके उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके भविष्य में जब हम हैबिटेट की बात करते हैं, लिविंग हैबिटेट, स्पेस हैबिटेट, क्या एक तो है वहाँ जीवन उत्पन्न होना, वो एक चीज़ है। दूसरा है यहाँ से हम भेजे जीवन, मीन्स आदमी भेजे या कुछ और प्लांट भेजे, और वो वहाँ पे पनपे, अपने आप ग्रोथ हो पाए। तो ये सभी संभावनाएं को उजागर करने के लिए, उसकी संभावना तलाशने के लिए ये सब एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो अभी तो कुछ भी कहना बहुत ही अर्ली होगा, मुश्किल होगा कि अभी कुछ ठोस तरीके से ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि उससे कह सकते कि नहीं अभी हम यहाँ से लाइफ वहाँ ट्रांसप्लांट करें तो भी वहाँ फिर लाइफ पनपने लगेगी, जीवन पनपने लगेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब संभावनाएं अभी भविष्य में देखेंगे। ऐसे तभी तभी कोई मैंड मिशन भेज मैन मिशन तो कभी भी भेज सकते हैं, वो तकनीक हासिल, अमेरिका तो भेज ही चुका है, रशिया, वो लोग भी कर सकते हैं, बट इंडिया के लिए अभी थोड़ा देर है कि मैन मिशन भेजना, उसकी तकनीक हासिल है, क्योंकि हमको आदमी भेजना नहीं, वापस भी लाना है जिंदा। तो उस सब तकनीक बरोबर टेस्ट करने के बाद ही हम कर सकते हैं ये साहस जिसको कहते हैं एंटरप्राइज। तो दूर की बात है, अभी तो 25-30 साल मिनिमम लग जाने चाहिए अभी भी। बट तो सर चंद्रयान 3 में अभी जो विक्रम लैंडर हैं और प्रज्ञान रोवर हैं, आज एक बहुत ही प्यारा दृश्य तो दिखाई दिया कि रोवर रोटेट कर रहा है चंद्रयान के पास। तो ऐसा कहा गया कि ऐसे लग रहा है कि चंदा मामा के आसपास एक बच्चा खेल रहा है। तो वही कि अभी इस समय तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य 3 थे, जैसे कि बताए गए थे कि सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को नीचे उतारना और वहाँ पे मूवमेंट करना, और तीसरा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना। तो पहले 2 तो हम 23 अगस्त को पूरे कर चुके थे, और उसके बाद 23 से अभी तक 3 सितंबर तक शाम साय तक काल तक हमारे पास समय है। और एक तरह से जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समय के खिलाफ दौड़ चल रही है हमारी, क्योंकि एक 2-3 दिन हमने शुरू में ही गंवा दिए थे लैंडिंग करते के समय, और फिर बाद में जो समय बचा है 14 दिन का ही दिन है वहाँ पे, 14 अर्थ डेज का, तो वो उसमें से 3 गए, तो 10-11 दिनों में जो भी एक्सपेरिमेंट जितने भी कर पाए, हमको शुरू में रोवर मूवमेंट में क्योंकि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, विजिबिलिटी नहीं था, एक अर्थ स्टेशन जैसे मैंने बताया था कि JPL गोल्डस्टोन अर्थ स्टेशन इस बार हमको प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि वो अपने उनके कार्य में बिजी है। तो उसको देखते हुए हमारे थोड़े कंस्ट्रेंट रिस्ट्रेन आ गए थे, तो उसमें जितना ऑप्टिमल हम यूज़ कर पाए उसका कोशिश चल रहा था। तो जो हमारा प्लान था कि एक दिन में हम 30 मीटर चला पाएँ रोवर को, तो लगभग जो भी 10-11 दिन थे हमारे पास, तो उसमें लगभग 300-400 मीटर की मूवमेंट हो, तो इतना अधिक से अधिक डेटा हम कलेक्ट कर पाए रोवर के जो 2 पेलोड है उसके द्वारा। और लैंडर के अपने जो पेलोड है 4, वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, तो वो तो अपनी डेटा कलेक्ट करते रहेंगे जितने जो 11 दिनों तक हम रहे हैं उस जगह पे। बट जो रोवर का मूवमेंट अभी तक 40-45 मीटर ही हो पाया था कल तक, तो उसको अभी ये 2-3 दिनों में जितना हम ज़्यादा कर पाएँ, वो संभावना हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, उसको कैसे करें ऑप्टिमली। तो वो सब कार्य चल रहा है जिससे हम अलग-अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। नहीं तो रोवर जहाँ खड़ा है वहीं का वही एक्सपेरिमेंट रिपीट करके कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो का वही डेटा मिलेगा आपको। तो ये जो चांद की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर के जो टेम्परेचर्स की बात हो रही है, ये इतना फ्लक्चुएटिंग क्यों है? बहुत ज़्यादा या तो ठंड है बहुत ज़्यादा, और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है तापमान में। नहीं, वो तो अभी क्योंकि मैंने बताया जैसे सूर्योदय होने के बाद हमने लैंडिंग की थी, तो अभी उनका जो सूर्य पीक उस पे है, सूर्य की रोशनी, तो उसके कारण ज़मीन गर्म हो जाती है। और अभी तो दिन ही चल रहा है वहाँ, हमारे जैसा 24 घंटे का दिन रात नहीं है। तो उसको देखते हुए अभी पूरा वो गर्म हो रहा है, तो सतह पे टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा ही होंगे। तो वो हमने पाया कि जो
टॉप मोस्ट लेयर का तो जो मेजरमेंट था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है हमको। तो पृथ्वी पे भी हमको ऐसे टेम्परेचर मिलते ही है कई बार। और जैसे जैसे अंदर प्रोब डाले गए तो लगभग 10 सेंसर थे, तो उसमें अलग अलग रीडिंग देखा गया। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे 9-10 सेंटीमीटर पे है, उससे लेके ऊपर तक आते आते उस पर टेम्परेचर का ग्रेडियंट इतना दिख रहा है। तो वो मोरलेस एक्सपेक्टेड ही था कि चंद्र की धरती पे इतना होगा ही, क्योंकि वो रात में से बाहर निकला है और ऊपर गर्मी बढ़ रही है, तो उसके कारण ऊपर की सतह भी गर्म हो रही है धीरे धीरे धीरे। और क्योंकि पूरा पीक सनलाइट जिसको बोल सकते हैं वो चल रहा है, इसलिए ऊपर की सतह गर्म है 50 डिग्री तक, और नीचे की तभी भी ठंड, जो पहले की जो ठंडी हुई होगी उसके कारण उसका प्रभाव चल रहा है। तो अभी उसके कारण इतना टेम्परेचर डिफरेंस दिखने को मिल रहा है, ऐसा फर्स्ट कट अनुमान है। बट अभी तो एनालिसिस करके ज़्यादा पता लगेगा, उसको कोरोबरेट भी करना पड़ेगा अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे मेजरमेंट करके कि सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं। सर अभी हेक्टिक मीटिंग्स भी चल रही हैं आदित्य L1 के लॉन्च को लेकर, क्या सब कुछ ऑन ट्रैक है सर? 2 सितंबर का जो तारीख तय किया गया है आदित्य L1 की। हाँ, तो लगभग 2-3 दिन पहले इसरो ने अनाउंस कर दिया था कि अभी 2 सितंबर को हम लॉन्च करने जा रहे हैं 11:50। तो आज ही हमारी सब जो विश्लेषण है वो ख़त्म हुए। जो लॉन्च पैड पे जैसे मैंने बताया था कि खड़ा है हमारा व्हीकल, लॉन्च व्हीकल PSLV। ये PSLV की C-57 फ्लाइट है और लॉन्च पैड पे खड़ा है व्हीकल, उसमें साथ में सैटेलाइट भी ऊपर लगा हुआ है। तो ये सैटेलाइट हमको लॉन्च करना है 2 सितंबर को। तो आज जो भी हमने रिव्यू किए सब रिजल्ट्स, सो मिशन रेडीनेस को तरह सा, फिर लॉन्च का रेडीनेस हमने देखा, तो वो सब देखते हुए अभी तो सब कुछ ऑन ट्रैक है और कोई भी ऐसी कोई ये देखी नहीं है जिसके कारण हमको लॉन्च में कोई बाधा आए। तो वो सब देखते हुए हमारे लॉन्च का ऑथराइजेशन मोरलेस हमने क्लियर कर दिया है। तो उसके बेसिस पे फिर कल से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। लगभग 24 घंटे का हम काउंटडाउन जनरली करते हैं, 24 से 25 घंटे का। तो वो कल सुबह 12 बजे के करीब शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट डे दैट इज़ 2 सितंबर सुबह 11:50 पे काउंटडाउन 10, 9, 8 जो आप देखते हो सुनते हो वो 0 तक पहुंच जाएगा और लॉन्च शुरू हो जाएगा। और उसके बाद कठिन समय, जैसे कि पहले बताया गया था कि 127 दिनों का सफ़र, लगभग 15 लाख किलोमीटर का सफ़र, और वहाँ जाके फिर हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन, और वो हेलो ऑर्बिट का टोटल ऑर्बिट पीरियड होता है 178 डेज। तो वो पूरा फिर 127 दिन बाद उसका कार्य चालू हो जाएगा हेलो ऑर्बिट में एक बार इंसर्ट होने के बाद। तो उसको हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट करना एक अपने आप में बहुत ही चैलेंज है, वहाँ तक पहुँचाना एक दूसरी चैलेंज है, और उसके बाद ये ऑर्बिट इंसर्शन एक दूसरी चैलेंज है। और उसके बाद 7 पेलोड जो है उसमें वो कार्यरत हो जाएंगे और डेटा देते रहेंगे 5 साल तक। तो ये सब हमने प्लानिंग किया है और सही समय पे किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया सन की 11 ईयर साइकिल में कुछ समय एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो उसमें भी 2025 से 28 में ऐसी अपेक्षा है कि सोलर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ेगी, जिसके कारण सन फ्लेयर्स, सन स्पॉट्स ये सब देखने को मिलेंगे हमको, सन स्टॉर्म्स। तो उसको पकड़ पाएंगे हम, उसकी विश्लेषण कर पाएंगे, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो कर पाएंगे। तो उसके कारण हमको और भी कई नई आयाम जानने को मिलेंगे सूर्य के बारे में। बिल्कुल सर, और यही सारे जो दिलचस्प सवाल हैं जिससे मनुष्य आज जूझ रहा है, इसरो उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी हम चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद उभरे भी नहीं थे और अब आदित्य L1 की जो लॉन्च की प्रतीक्षा है वो अभी से इसरो में उसकी शुरुआत कर दी गई है। प्रीतेश रावल के साथ अहमदाबाद गुजरात से मिलन शर्मा, आज तक।